हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम लोग आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट क्लास में उसी कड़ी में बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चे जुड़ जाइए लाइव सेशन में। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग अपनी बात को शुरू करें। चलिए सब लोग जुड़िए, बहुत ही मज़ा आने वाली, बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला सवाल है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से स्वीकार किया जाता है। प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से स्वीकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका जो पहला विकल्प है वो आपका दिया है क्या, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो प्यारे बच्चों सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके ऑप्शन बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे। मेरे बताने से पहले सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। खड़ी बोली का विकास है जो प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ से लगाएंगे हम लोग सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे हुई है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए आज आप कल आपने मैथ की क्लास को पढ़ा था ना, तो बहुत ही बेहतर। देखो अभी आपको अलजब्रा पे और भी सवाल कराएंगे, परसेंटेज को उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मुद्दा ये है कि थोड़ा सा अभी मैथ की वीडियो बनाने में यहाँ पे समस्या और जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइट बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो मैथ का मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। अगले हफ्ते से उम्मीद करता हूँ 10 से 15 दिन में आपको रेगुलर मैथ और हिंदी की वीडियो मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए प्यारे बच्चों, आप लोग अपना इसी तरह से प्यार स्नेह बनाए रखिएगा, हम लोग बहुत ही शानदार करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कवि अवधी एवं ब्रज दोनों बोलियों में काव्य सृजन का कार्य कर किया है। ऐसे कवि का नाम बताना है प्यारे बच्चों जिन्होंने अवधी में एवं ब्रज भाषा दोनों बोलियों में काव्य का सृजन किया है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए ऐसे कवि का नाम क्या था। तो सभी का कमेंट अपेक्षित है, सभी का कमेंट आना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सभी का कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आपका आना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। क्या होगा, तुलसीदास होगा। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, तुलसीदास को आप लोग टिक कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है प्यारे बच्चों, सभी लोग बता दो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों गुरमुखी, दूसरा देवनागरी, तीसरा ब्राह्मी, चौथा खरोष्टी। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो प्यारे बच्चों पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो आपकी गुरमुखी है। क्या है, गुरमुखी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ से गुरमुखी, अगर गुरमुखी है तो देवनागरी किसकी है, देवनागरी जो है वो हिंदी की है, संस्कृत की है, मराठी की है और नेपाली की है। इन भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। बात समझ में आ रही है। हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली की भी लिपि क्या है, देवनागरी है प्यारे बच्चों। बात समझ में एकदम आनी चाहिए आपको। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो प्यारे बच्चों लोग बताएंगे देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आप बता दो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। क्या है, रोमन है। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, हमने आपसे पूछा था कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। क्या है, रोमन। किसकी है, ये अंग्रेजी की लिपि है। बात समझ में आ रही है, अंग्रेजी की लिपि है। उर्दू की लिपि क्या है, तो प्यारे बच्चों उर्दू की लिपि फारसी है। क्या है, उर्दू की लिपि फारसी है। और पंजाबी की लिपि, इसमें आपको ऑप्शन टिक करना ए, गुरमुखी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। किस बोली का अन्य नाम जाटू है। बहुत ही शानदार प्रश्न है,
किस बोली का अन्य नाम प्यारे बच्चों जाटू है? पहला हरियाणवी, जयपुरी, कन्नौजी और मगही। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। किस बोली का अन्य नाम जाटू है? तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो इसका राइट आंसर होगा वो आप होगा हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? जाटू है। हरियाणवी को आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। जयपुरी का अन्य नाम पूछेगा प्यारे बच्चों, इसका अन्य नाम पूछेगा तो कह देंगे डुडाड़ी। क्या है? डुडाड़ी है। बात समझ में आ रही? डुडाड़ी। जयपुरी का नाम क्या है? डुडाड़ी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, ये कन्नौजी जो है ये कहाँ की बोली है? कन्नौजी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। तो ये कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। और मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से उपभाषाओं और बोली की एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो सिखाई है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। खड़ी बोली हिंदी का काव्य में प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मतलब खड़ी बोली का हिंदी काव्य में प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि खड़ी बोली हिंदी का काव्य में प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो प्यारे बच्चों कहेंगे अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इसका मतलब हिंद का तोता। क्या होता है? हिंद का तोता कहा गया था। बात समझ में आ रही है? अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध तबला वादक भी था। क्या था? तबला वादक भी था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप अच्छे से शेयर कर दीजिए, तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बहुत से लोगों को जोड़ना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया? तो प्यारे बच्चों सभी लोग आप बताएंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो इसका क्या होने वाला राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। पूरा नाम क्या था? बाल गंगाधर खेर। और ये खेर आयोग के नाम से फेमस था। किस नाम से? खेर आयोग के नाम से फेमस था। अच्छा, 7 जून 1955 में क्या हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था ना। इसी से एक प्रश्न आपका और पूछेगा, तो यहाँ पे तो राइट आंसर आपका बीजी खेर हो गया। यहीं से एक प्रश्न और पूछेगा कि संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1957। 16 नवंबर 1957, ठीक है। 16 नवंबर 1957 जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जिसको पंत समिति के नाम से जाना जाता था। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में विशेष रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष
आपको पता है कि जो मनाया जाता है। प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो, बहुत जल्दी से आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका जो राइट आंसर होगा भैया आपका होगा, भारत ने विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में, कहाँ होता है, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में ये मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते प्यारे बच्चों कि हिंदी दिवस, तो कहेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को प्यारे बच्चों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंदी का समुचित विकास क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो कि हिंदी का समुचित विकास क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सब लोग कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, अपभ्रंश। तो सबको देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाया था, देखो ध्यान से। सबसे आसान तरीका ये है कि संस्कृत सबसे पहले आएगी। संस्कृत कौन आएगी, सबसे पहले आएगी, तो ये विकल्प आपका पहला एकदम गलत हो गया। बाकी तीनों में संस्कृत है ना, संस्कृत के बाद आई थी पाली, संस्कृत के बाद क्या आई थी, पाली, और ये भी आपका दूसरा भी गलत हो गया, संस्कृत के बाद पाली आई थी। अब इन दोनों में से कोई सही है, संस्कृत के बाद पाली के बाद प्राकृत आई थी, बिल्कुल सही है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया था, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। और यहाँ से चौथा आप लोग प्यारे बच्चों आंसर कर लेंगे। जो भाषाओं का सही विकास क्रम था वो था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। बात समझ में आ रही है तो आप चौथे ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ये भाषाओं का सही विकास क्रम है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से आपसे सवाल ये पूछ ले कि हिंदी की आदि जननी क्या है, आदि जननी क्या है, तो कहेंगे संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। आदि जननी क्या है, संस्कृत है। अगर पाली को कहेगा तो कहेंगे भारत की प्रथम देश भाषा है। प्रथम देश भाषा कौन है, पाली है। कौन है प्यारे बच्चों, पाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अपभ्रंश में जब आपका आएगा तो कहेगा हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कहेंगे सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी, ये सही भाषाओं का विकास क्रम है। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। प्यारे बच्चों सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों हिंदी, कौरवी, आदर्श भाषा, हिंदवी। तो बताइए खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि खड़ी बोली का अन्य नाम प्यारे बच्चों कौरवी है। क्या है, कौरवी है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियों की संख्या, पेपर में टेट में भी सवाल आया था, और सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियों की संख्या प्यारे बच्चों 14, 18, 20 और 22। तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन बोली पूछा है। 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियों की संख्या, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। दो 8वीं अनुसूची में शामिल बोलियों की संख्या जो है वो आपको देखो, बोलियों नहीं भाषाओं की संख्या कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी, 22। संविधान में 5 देखो हम लोग कहते हैं ना 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। अगर बोली कहेगा तो 18, लेकिन अगर यहाँ पे बोली ना कहे के देखो 8वीं अनुसूची में जो है ना भाषा की जिक्र की बात कर रखा है। किसकी, तो भाषा के जिक्र की बात किया है। हम लोग कह देंगे कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। किसकी, भाषाओं की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, 22 भाषाएं। कितनी है, 22 भाषाएं। प्रारंभ में 8 भाषाएं थी। अब देखो वो 8 कैसे, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया,
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, बाद में 8 को जोड़ा गया। अब देखो यहाँ पे भाषा कर लेते हैं हम लोग, भाषा, तो 22 इसका राइट आंसर है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक संशोधन हुआ था 21वां 1967 में, 1967 में एक जोड़ा गया, कौन? सिंधी। कौन जोड़ा गया? सिंधी। ठीक है। एक हुआ था 71वां 1992 में, 1992 में कौन कौन जोड़ा गया? मणिपुरी, पेन रखिएगा, मणिपुरी, पूरा ले दो साफ साफ, मणिपुरी, देखो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब अगला देखिएगा, एक और जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन चारों को जोड़ा गया था। ठीक है। 4 यहाँ पे 21वां संविधान 1967 में, एक सिंधी, 71वां 1992, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इस तरह से आपकी 22 भाषाएं हो गई थी। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या अशुद्ध वाक्य होगा यहाँ से? तो सभी प्यारे बच्चों अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना। पहला है आकाश, तत्कालिक, आजमाइश, नाराज। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि इसमें से कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द अशुद्ध है, वाक्य नहीं, शब्द कौन सा अशुद्ध है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों जो आपका ये लिखा है ना तत्कालिक, तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक। इस शब्द का प्रयोग आप इतिहास के पन्नों जब पलटोगे तो मिलेगा आपको क्या कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक होने का कारण क्या था? तो आप आंसर करते हो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। तो तत्कालिक प्यारे बच्चों गलत है, तात्कालिक होगा। क्या होगा? तात्कालिक होगा। तो बात समझ में आ रही है। हम लोग अगले प्रश्न की बात करें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कविता के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला अक्षर लेकर छंद बनाने का खेल क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों हम लोग बचपन में क्या करते? अंताक्षरी खेलते थे ना, कि लेकर प्रभु का नाम, शुरू करो अंताक्षरी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग कहते थे ना कि जो हम लोग लाइनें पढ़ते थे, कविता पढ़ते थे, उसके अंतिम अक्षर से अगले को बोलना पड़ता था, तो उससे हम लोग अंताक्षरी कहते थे। अब यहाँ पे 4 विकल्प के साथ दिया हुआ है कि अंताक्षरी की वर्तनी कौन सही है। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। क्योंकि ऐसा टॉपिक है आपका वर्तनी कि बिना पढ़े नहीं आएगा। पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तभी आपको वर्तनी क्लियर होने वाली है। तो प्यारे बच्चों सभी ने लगभग आंसर कर दिया है। ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी है। आप इसको टिक कर लो, अंत्याक्षरी। क्या होगा? अंत्याक्षरी होता है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों बारात, दूसरा दुरावस्था, तीसरा पैतृक, चौथा दिवाली। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं बता पाओगे ना तो बरतियों जा रह जाओ तो लोग। ठीक है। बारात आप लोग बहुत करते हो, आवाज़ बताना पड़ेगा कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो प्यारे बच्चों सभी लोगों ने लगभग बारात किया होगा, लेकिन बारात करते समय हिंदी का सवाल नहीं याद आया था ना, अब याद आएगा। ठीक है। अब बिल्कुल याद आएगा और बारात ही आपका शुद्ध शब्द है। और जो गलत क्या होता है, जो ये लिखा होता है ना, ये गलत है प्यारे बच्चों, ये नहीं होता। ठीक है। ये गलत है, बारात आपका शुद्ध शब्द है।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की जब बात करेंगे, सही वर्तनी छांटना है। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सही वर्तनी छांटना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, 4 विकल्प दिया है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए लगभग सभी का आंसर आ रहा है, सही भी आंसर आ रहा है। और प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना, यानी आधा ता और आधा शा दोनों रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िए। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितने बच्चे स्क्रीन पे लाइव दिखेंगे उतनी एनर्जी मुझे मिलेगी पढ़ाने में कि नहीं और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग जुड़ेंगे ना तो एक उम्मीद बढ़ेगी कि नहीं लोग जुड़ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो देखो मैं कह रहा हूँ 150 लोग जुड़ेंगे ना बहुत है, ठीक है। मुद्दा ये है कि मेरा ये शौक़ है, इस प्लेटफॉर्म पे आना मेरा शौक़ है, वरना सुबह से 10-11 क्लास लेने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि यूट्यूब पे आके एक क्लास ले ले, वो भी बिना मतलब का, जहाँ पे उसका कोई स्वार्थ ही ना हो। तो ये इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है प्यारे बच्चों कि मैं चाहता हूँ कि ये मैथ विद कृष्णा का एक परिवार बहुत लंबा हो, ठीक है, और उस परिवार के आप सभी हिस्सेदार हो। उस परिवार को बढ़ाने में आपका पूरा योगदान रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हेल्प करोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उससे दुगनी एनर्जी के साथ मैं मेहनत करके आपके सामने आऊँगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ना, अगर आप वीडियो जैसे आप क्लास जब शुरू हो तो आप 10-10, 15, 20-20 लोगों को अपनी तरफ से जोड़िए, फ़ोन करके, मैसेज करके, कॉल करके। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, उनको आप बताइए, उनको आप जागरूक करिए कि डेली शाम को आपको 8 बजे हिंदी और मैथ की क्लास मिलती है। इसको पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होगा वो आपको पता चल रहा पहले से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी साला शब्द बताना है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्ठान और मिष्ठान। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, सभी के कमेंट का इंतजार है। चलिए सब लोगों ने लगभग शानदार आंसर दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी नहीं सी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिष्टान। क्या होगा? मिष्टान होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि किसकी वर्तनी सही है अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किसकी वर्तनी सही है। मज़ा आ रहा है पढ़ने में ना? देखो मुस्कुरा के पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए, एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अगर आप रेगुलर सही दिशा में काम करेंगे तो सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है प्यारे बच्चों, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी को प्यारे बच्चों हम लोग टिक कर लेंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है? सब लोग बता दो कमेंट करके, बहुत ही शानदार सवाल है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अक्सर आपने देखा होगा द्वारिका को ऐसे लिखा हुआ, जो कि प्यारे बच्चों गलत है, ठीक है। गृहिणी को अक्सर आपने ऐसे देखा होगा, जो कि प्यारे बच्चों गलत है। क्या है? गलत है। अहिल्या को प्यारे बच्चों आप सब ने अभी तक ऐसे देखा होगा, अहिल्या, जो कि बिल्कुल प्यारे बच्चों गलत है,
ठीक है। अब आपका जो बचा चौथा ऑप्शन वही सही होगा, लेकिन आप लोग इसको आप देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होगा। जो चौथा ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों द्रौपदी होता है। क्या होता है? द्रौपदी होता है, द्रौपदी होता है, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न आपका है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। श्रृंगार रस आपको देखने को मिलता है ना, मैंने बताया था श्रृंगार रस में कि रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार होता है। रसराज कौन होता है? श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस के कितने पक्ष होते हैं प्यारे बच्चों? तो 2 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पे नायक और नायिका के बीच मिलन की अवस्था होती है। और वियोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पे नायक और नायिका के बीच दूरी या अलगाव होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों, चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा बैक हो गया था। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा उसको हम लोग स्टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को। ये आपका सही है। बात समझ में आ रही है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। क्या होता है? रति या प्रेम। रति कामदेव की पत्नी, कामदेव का पर्यायवाची मनोज, मनमथ, ठीक है, स्मर, मार, ये सब आपके किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची। अनंग, ठीक है, सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये बीएड एंट्रेंस 2004 और 7 की परीक्षा में आया था। और जो बच्चे बीएड करने के इच्छुक हैं, बीएड एंट्रेंस का फॉर्म आ गया है। आप इन्हीं सारे वीडियोज को देख के बीएड एंट्रेंस में और जो अलग से सिलेबस हैं, जब थोड़ा सा पेपर नज़दीक आएगा तो हम बीएड एंट्रेंस पे भी चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको देखो, जिन बच्चों का टारगेट है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड या बीटीसी में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हो। बीएड आप देखो, अगर आप अच्छी मेहनत करके एंट्रेंस निकाल लोगे तो बीएड आपका 5,000 रुपये में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ सरकार आपको स्कॉलरशिप भी देगी। अब लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने जाएंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए आपके खर्च होंगे, तब जाके आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इसमें कवित्री में किसकी वर्तनी शुद्ध है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी के कमेंट का इंतजार है। चलिए बीएड 2004-2007 की एग्जाम एंट्रेंस परीक्षा में इसको भी पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी कवित्री। क्या होने वाला है? कवित्री होने वाला है। इसके अलावा देखो रचयिता का पूछेगा तो रचयिता, ये सही है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे अतिशयोक्त की वर्तनी सही क्या थी। अतिशयोक्ति अलंकार आप सबने पढ़ा था और अतिशयोक्ति अलंकार में हमने आपको सिखाया था प्यारे बच्चों कि जहाँ पे बातें भौकाली होंगी, बढ़ा चढ़ा कर कही जाएंगी, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसकी जब वर्तनी की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अतिशयोक्ति। क्या होगा? अतिशयोक्ति। संधि विच्छेद क्या होगा? देखो ध्यान से, संधि विच्छेद होगा अतिशय, अतिशय, धन, उक्ति। संधि का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? संधि आपकी है गुण संधि। कौन संधि है? गुण संधि है। और अगर जहाँ पे बातें भौकाली होंगी वहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। अंग्रेजी में ये हाइपरबोल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कहा ना कि
बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। तो पूरा पूरा भौकाल है, यानी नायिका के बाल इतने घने हैं कि रास्ता सूरज भूल जाएगा, मतलब जो सबको रास्ता दिखा रहा है वो भूल जाएगा। तो यहाँ पे बातें क्या है, भौकाली कही गई। क्या कहेंगे, भौकाली कही गई हैं। ठीक है, एक है ना कि तुम्हारी ये दंतुरिन मुस्कान, ठीक है, तो यहाँ दंतुरिन मुस्कान मतलब दांतों की जो चमक है ना, उतना भौकाल दिखा दिया गया है। ठीक है, हाँ चलिए आगे अगले प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो सभी प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, विग्रह करेंगे प्यारे बच्चों। राजकुमार, राजा का कुमार, यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी, ग्राम के वासी। देखो ये हो जाएगा यज्ञ के लिए वेदी तत्पुरुष है, ग्राम के वासी, ग्राम के वासी, राजा का कुमार। तो बचा क्या, आजन्म। आजन्म में आपका कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? आजन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है प्यारे बच्चों। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। समस्त पदों में अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। और के द्वारा मतलब आपका पता है ना कि आपको के द्वारा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? तत्पुरुष समास। क्या मिलेगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास का तीसरा पद क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? अब सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और विग्रह के साथ आना चाहिए, एकदम विग्रह के साथ आना चाहिए। सभी लोग बताइए जल्दी से, तो विग्रह के साथ। और एक बार तहलका मचा दीजिए पूरा सेशन लाइव शेयर करके। जितना ज़्यादा आप जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा मज़ा आएगी। देखो मैंने कहा ना बार बार कि ये प्लेटफॉर्म पे आना मेरा एक शौक़ है, मेरा पैसन है, बाकी कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों से जुड़ना यहाँ से अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के बाद इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? 10-11 क्लास लेने के बाद अगर मैं आपको यूट्यूब पे दिख जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा जुनून होगा। ठीक है, कुछ करने का जुनून है और मैं चाहता हूँ यही जुनून आपके सीने में होना चाहिए। आपके सीने में बिल्कुल आपको नींद हराम कर देनी है, आपको अपना जीवन एकदम सुधार लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बच्चों विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे क्या होगा पहले बच्चों? पुरुषों में उत्तम मतलब आप समझ में आ जाए क्या जाएगा? यहाँ से आपका आएगा तत्पुरुष समास। क्या आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। यथाशक्ति में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? सभी लोग समास का नाम भी टिक करेंगे ऑप्शन में और समास विग्रह भी करके बताएंगे। चलिए सब लोग बता दीजिए, समास का नाम भी बताएंगे और समास विग्रह भी करके बताएंगे। यथाशक्ति पहला पद आपका क्या है? अव्यय है, यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति
के अनुसार और जहाँ पे पहला पद अव्यय होता है ऐसी जगहों पे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। बात समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है सेशन को पढ़ने में ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? बिल्कुल आप पढ़ाई को लेकर टेंशन लीजिए ही मत, ठीक है। अगर आप लक्ष्य एकेडमी की ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं तो वहाँ भी हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सारी बातें सिखा देंगे। यहाँ पे अगर आप प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो नो डाउट आपको ऐसा ना कि सोने पे सुहागा, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ हो जाएगा आपको। यानी आप वहाँ पढ़ोगे और यहाँ प्रैक्टिस भी कर लोगे आप उस चैप्टर का, तो कहीं पे कोई संशय नहीं आएगा, ठीक है। बस आप लोग एकदम इत्मीनान से, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से 8 बजे आके जुड़िए और हमसे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका है महापुरुष में कौन सा समास है? सभी प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि महापुरुष में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला पद विशेषण है और दूसरा क्या है? विशेष्य है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि महान है जो पुरुष, महान है पुरुष जो, अर्थात कौन? आपको पता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा आपका विशेष्य होता है, तो ऐसे जगह पे आपको कर्मधारय समास देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग आंसर टिक करेंगे, कर्मधारय समास। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, गुणहीन में कौन सा समास है? तो पहला प्यारे बच्चों कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो कि गुणहीन में कौन सा समास है, और समास विग्रह भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग करिए तभी मज़ा आएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है और जितना ज़्यादा आप आंसर करोगे उतने ज़्यादा निखार आएगा आपके अंदर। तो देखिए विग्रह क्या होगा प्यारे बच्चों? गुण से हीन। क्या होगा? गुण से हीन। और प्यारे बच्चों जब गुण से हीन और आपको कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिल रहा है तो ऐसी जगहों पे आपको क्या होगा प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तत्पुरुष समास देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो ऐसी जगहों पे प्यारे बच्चों जब दो समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो ऐसी जगहों पे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास होता है। यानी कहने का मतलब समझ लो आप पहले, तो उस सवाल को घुमा के पूछा है, जिसका तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपका कहते हैं ना पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो आप बहुव्रीहि समास की बात करोगे। किसकी बात करोगे प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, प्रतिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि प्रतिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सभी लोग कमेंट करके बताइए प्रतिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो सभी प्यारे बच्चों आपको पता है कि प्रतिमान में जिसका पहला पद अव्यय होता है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रति शब्द अव्यय है, तो ऐसी जगहों पे प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास ही देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, समस्त पदों में अव्यय वाले पद की प्रधानता होती है। ऐसी जगहों पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है।
कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष, उपमेय और उपमान की बात होती है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा यानी अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो बताएंगे नीलोत्पल में प्रयुक्त समास का नाम प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है बहुब्रीहि। तो सभी प्यारे बच्चों देख लो, नीलोत्पल का समास विग्रह भी करेंगे आप लोग। क्या होगा? नीला है जो उत्पल। तो यहां पे आपको पता है नीला है जो उत्पल अर्थात कमल नहीं, नीला है जो उत्पल मतलब नीला क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है ना। उत्पल मतलब कमल की विशेषता बता रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? विशेषण और विशेष के पद में कर्मधारय समास होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? विशेषण और विशेष के पद में कर्मधारय समास होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। और आप सबको बताना है कमेंट करके। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है तत्पुरुष। तो अगर देखो ध्यान से, धक्का धुक्की होता तो घात प्रतिघात होता तो आपका बहुब्रीहि समास होता। लेकिन यहाँ पे तो घात प्रतिघात है नहीं, यहाँ पे धक्का मुक्की है। और आपको पता है कि इसमें योजक चिन्ह लगा है और दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे द्वंद्व समास देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या देखने को मिलेगा? द्वंद्व समास देखने को मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ से। कागज के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? कागज के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का सही अर्थ लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग कमेंट करके बता दो कि इस मुहावरे का सही आंसर क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है कि कागज के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो जानते हैं क्या होगा। सभी लोग आंसर को मिला लीजिए। लंबी लिखा पढ़ी करना, लंबी लिखा पढ़ी करना। बात समझ में आ रही है? कहते नहीं कि कुल खाली कगजेब काम करते हो, कुछ हो जात नहीं है, वही वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सभी लोग कमेंट करके बता दो बालू की भीत मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कहते नहीं कि खाली से देखो कभी जब घर बनता है तो कहते हैं कि खाली मसालों में बलुई मिलाओ थो, सीमेंट भी डाल दो। तो बालू की भीत मतलब शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। क्या होगी प्यारे बच्चों? शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है हुक्का भरना। हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे बच्चों बताएंगे कि हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सब लोग कमेंट करके बता दीजिए हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सेवा करना। क्या होगा? सेवा करना, ये आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहते नहीं कलम तोड़ लिखाई कर रहे हैं। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों सभी लोग बताएंगे क्या होता है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है। लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी युक्ति लिखना और संबंध तोड़ना। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ अनूठी युक्ति लिखना। क्या होगा प्यारे बच्चों? अनूठी युक्ति लिखना। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है।
चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाथ का मैल, हाथ का मैल प्यारे बच्चों इस मुहावरे का राइट आंसर सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। हाथ का मैल क्या होगा? हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु और परमात्मा की देन। तो हम लोग बताएंगे इसमें कि आपका हाथ का मैल, कहते नहीं ई कुल हमरे हाथिक मैल हुए जब चाहे तब ले आई, तो अत्यंत तुच्छ वस्तु समझना। क्या होगा? अत्यंत तुच्छ वस्तु समझना प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों, आकाश से बातें करना। प्यारे बच्चों आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना और कल्पना करना। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आकाश से बातें करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या सही है। तो देखेंगे यहाँ पे आकाश से बातें करना प्यारे बच्चों, अभिमान करना। क्या होगा? अभिमान करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है रुई की तरह धुनना। बहुत ही शानदार मुहावरा है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि रुई की तरह धुनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उखाड़ पछाड़ करना, खूब मारना पीटना, सर्वनाश कर डालना, रुक रुक कर पीटना। सभी लोग आंसर करिए। चलिए तो रुई की तरह धुनना क्या होगा प्यारे बच्चों? इस मुहावरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा खूब मारना पीटना। कहते नहीं अब रुई की तरह एकदम धुन दी हो, इतना मारे हो कि एकदम रुई की तरह धुन दी हो, तो कहते हैं खूब मारना पीटना। क्या होगा प्यारे बच्चों? खूब मारना पीटना। बात समझ में आ रही है? कहते नहीं कि रुई की तरह धोए नहीं एकदम, तो मतलब खूब मारना पीटना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है आँख उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है ध्यान से देखना, दूसरा ऑप्शन है उपेक्षा से देखना, तीसरा निर्लज्जा से देखना, चौथा शत्रुता भाव से देखना। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि आँख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोग कहते नहीं है कि जब तक हम आई तब तक तुम्हें क्यों आँख उठाए देख नहीं सकत। तो आँख उठाए देख नहीं सकत एकर मतलब का होते शत्रुता भाव से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो। शत्रुता भाव से देखना। क्या होगा? शत्रुता भाव से देखना। आँख उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रुता भाव से देखना। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है शैतान की आंत। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो कि शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों कि शैतान की आंत का जो अर्थ होता है मुहावरे का वो होगा अत्यंत लंबी वस्तु। क्या होगा? अत्यंत लंबी वस्तु। बात समझ में आ रही है? इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों उसको ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम लोग, अत्यंत लंबी वस्तु। किसको टिक करेंगे? अत्यंत लंबी वस्तु को हम लोग टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे अगली वीडियो आपको बताना ना पड़ेगी कब आएगी, अपने आप आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बार बार मुझे शेयर नहीं करना पड़ेगा। और आप 8 बजे का वेट किया करिए, 8 बजे आपको रोज़ वीडियो मिलती है। ठीक है, रोज़ क्लास रहेगी आपको, कभी हफ्ते में 2-3 दिन मैथ की क्लास रहेगी, बाकी दिन हिंदी क्लास रहेगी। प्रयास करेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपको हिंदी और मैथ रेगुलर वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। अगला प्रश्न है पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बता दो कि पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होगा
पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो प्यारे बच्चों कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि लाभ ही लाभ होना। क्या होगा प्यारे बच्चों? लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हो जाएगा ना, लाभ ही लाभ होना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों साथ आते हैं, नहीं आया है। विशेषयोक्ति अलंकार नहीं है, अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो सभी प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अतिशयोक्ति अलंकार में बातें भौकाली होती हैं, बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अन्योक्ति अलंकार हो। क्या होगा प्यारे बच्चों? अन्योक्ति अलंकार होगा। कैसे जान पाएंगे? हम लोग कहेंगे जब संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो कहेंगे अन्य धन उक्ति। अन्योक्ति में कौन संधि है? गुण संधि। कौन संधि प्यारे बच्चों? गुण संधि है। अन्य धन उक्ति, जब किसी उक्ति के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है तो प्यारे बच्चों वहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे भौरे और कली के माध्यम से जयसिंह को सचेत किया गया। किसको किया गया है? भौरे और कली के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी अन्य उक्ति के माध्यम से जब किसी को कोई बात कही जाती है तो प्यारे बच्चों अन्योक्ति अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग यहाँ से आते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो। अच्छा बताओ, बादल क्या है? एक निर्जीव वस्तु है ना। जब निर्जीव यानी जड़ पदार्थों का वर्णन सजीव के रूप में होता है तो प्यारे बच्चों ऐसी जगहों पे कौन सा अलंकार देखने को मिलता है? मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा। जब निर्जीव यानी जड़ पदार्थों का वर्णन एक जीवधारी की तरह किया जाएगा तो ऐसी जगहों पे आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब मेघ को कह रहा श्रृंगार करके आया हुआ है, तो एक जीवधारी की तरह उससे बिहेव कर रहा है ना, एक जीवधारी की तरह वर्णन कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है ना, कहते जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोती शीतल जल से, तो यहाँ पे भी क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। मतलब वनस्पतियाँ जाग गई हैं और जो आलस में थी वो अपने मुंह को शीतल जल से धुल रही हैं। तो यहाँ पे वनस्पति को एक जीवधारी की तरह पेश किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उक्त पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है विभावना अलंकार, विशेषयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर बता दो कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के अनेक प्रकार के काम भी कर रहा है, तो ऐसी पंक्ति में प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा विभावना अलंकार। कैसा अलंकार? विभावना अलंकार। जहाँ पे बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। नूरजहां और जहांगीर के बीच का संवाद है। ठीक है, जहांगीर ने नूरजहां के हाथ में 2 कबूतर दिए और नूरजहां ने एक कबूतर को उड़ा दिया। तो जब आप नूरजहां के हाथ में जब जहांगीर एक कबूतर देखता है तो पूछता है अपर कहाँ है।
मतलब जहांगीर के लिए अपर शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा। क्या है? दूसरा। लेकिन जानबूझकर जहां नूरजहां ने क्या कर लिया? अपर का अर्थ लगा लिया बिना पंख वाला। क्या लगा लिया? बिना पंख वाला लगा लिया, और उसने कह दिया कि अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर था। उन्होंने कहा कि नूरजहां ने क्या कहा कि अपर कहाँ, बिना पंख का कहाँ था, वो तो उड़ गया पंख के, सपर मतलब पंख के साथ था। तो यहाँ पे जहांगीर के लिए अपर का अर्थ दूसरा है, और नूरजहां ने जानबूझकर अपर का अर्थ बिना पंख वाला लगा लिया है। और जब श्रोता के द्वारा जानबूझकर शब्द का अर्थ अलग लगा लिया जाता है तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों आपको वक्रोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। क्या? वक्रोक्ति अलंकार का संधि, वक्रोक्ति का संधि विच्छेद करेंगे, वक्रधन उक्ति। वक्रधन उक्ति, उक्ति माने कथन, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़े कथन। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि, तो जहां पे आपको जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लेगा। ठीक है, कहते कौन द्वार पर हरि में राधे, तो अंदर से आ जाते हैं कौन द्वार पर, तो कहते हैं कृष्ण की हरि में राधे, तो राधिका जानबूझ के अलग अर्थ निकाल लेती हैं कि राधे का अर्थ बंदर से लगा लेती हैं। कहते हैं यहाँ बंदर का क्या काम है, जाओ कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब किसी पंक्तियों में जानबूझकर अलग अर्थ लगाया जाता है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों का दोहराव किस अलंकार में होता है? मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्यारे बच्चों शब्दों का दोहराव किस अलंकार में होता है? तो हम लोग कहेंगे यमक अलंकार, विवक्षा अलंकार, स्मरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो एकदम आसान, बहुत ही आसान है। जैसे छी छी राम राम, राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने खोया उसने पाया, जिसने खोया पाया। तो राम राम यह कैसी दुनिया, तो जब राम राम शब्द दो बार आया है, शब्दों का दोहराव हो रहा है, मनोगत भावों को व्यक्त कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ऐसी जगहों पे विवक्षा अलंकार होता है। जैसे छी छी, अरे अरे, राम राम, ऐसे शब्दों का दोहराव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो देखो, जहां पे शब्द अन्वय के कारण, मतलब शब्द परिवर्तन के कारण अर्थ में भारी परिवर्तन हो जाए, वहां पे आपका लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखो कपूत और सपूत शब्द अन्वय हुआ है ना, और अर्थ में भारी परिवर्तन हो गया। अगर लड़का कपूत है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो पी खा के उड़ा देगा, बेच उच के खत्म कर देगा। लेकिन अगर लड़का सपूत है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कमा लेगा। दोनों में आपको अन्वय के कारण बहुत ही अर्थ में परिवर्तन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे क्या बच्चों? लाटा अनुप्रास लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब भिखारी को देत, पट बार बार है। तो यहाँ पे पट के दो अर्थ हैं। क्या है? पट के दो अर्थ है प्यारे बच्चों। पहला अर्थ क्या होगा? पहला अर्थ होगा पट माने होता है किवाड़, एक अर्थ किवाड़, और एक अर्थ होता है वस्त्र। पट माने क्या? वस्त्र। तो यहाँ पे मंगन को देख पट देत बार बार है, इसके आपको दो अर्थ देखने को मिलेंगे, किवाड़ और वस्त्र। तो यहाँ पे जो आपका अलंकार देखने को मिलेगा वो आपको जहाँ एक शब्द एक ही बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो प्यारे बच्चों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। मतलब भिखारी को देख कर कह सकते हो कि किवाड़ बार बार बंद कर ले रही है, या तो वस्त्र का दान बार बार कर रही है। तो ऐसी पंक्ति में क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको श्लेष अलंकार देखने को मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, संदेशन मधुवन कूप भरे। संदेशन मधुवन कूप भरे, बहुत तेजी से सब लोग आंसर कर दीजिए। संदेश से वृंदावन के कुएं भर गए, पूरा का पूरा भौकाल है। सुबह से शाम तक इतना मैसेज आता है, मोबाइल तो फुल होता ही नहीं है, तो संदेश से कुएं कैसे भर जाएंगे? जब वृंदावन में उद्धव संदेशा लेके गए थे गोपियों के पास ना, तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, आपके संदेश से वृंदावन के कुएं भर गए होंगे, हमारे ऊपर अभी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको अतिशयोक्ति की वर्तनी बता चुका हूँ कई वीडियोज में। अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद, अतिशय धन उक्ति, संधि का नाम गुण संधि, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, रहीमन जो गत दीप की कुल कपूत गति सोए और बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। देखो यहाँ पे बारे शब्द आया है ना प्यारे बच्चों, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ। बारे जो आया है बारे, यहाँ पे बारे शब्द का अर्थ दो है, ठीक है। जलाने पर कहते हैं दिया बार दो, तो जलाने पर, और एक होता है बचपन में। बारे शब्द के दो अर्थ है प्यारे बच्चों, जलाने पर और बचपन पर। और यहाँ पे बढ़े शब्द के भी दो अर्थ हैं, बढ़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला क्या देखो ध्यान से, बारे शब्द के आपको अर्थ क्लियर हो गया, और यहाँ से देखेंगे बढ़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। क्या होगा? बुझने पर, और एक होता बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। बात समझ में आ रही है? कह रहा कि जो कुल के लड़के की गति होती है वो दीपक के समान होती है। कुल के कपूत की जो गति होती है किसके समान होती है? दीपक के समान होती है। जब दीपक जलता है तो अंधेरा करता, सॉरी उजाला करता है ना। जब दीपक जलेगा तो उजाला करेगा। लड़का जब जन्म लेगा तो वंश यानी कुल में उजाला हो जाता है, ठीक है। लड़का का मतलब लड़का नहीं है मेल फीमेल से, लड़का का मतलब आपको जब बच्चा वंश में जन्म लेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा? वो वंश में उजाला ही करेगा। लेकिन जब वही दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर वो लड़का दुष्ट निकल जाए, ठीक है, तो आपके वंश में उजाला नहीं होगा, वंश में अंधेरा ही होगा, मतलब कुल का नाम मिटाएगा ही मिटाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऐसी पंक्तियों में आपको क्या देखने को मिलेगा? जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आएंगे तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग बता दो कौन सा अलंकार होने वाला है। सभी लोग बता दो। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो यहाँ देखेंगे एक शब्द एक के बार आया, उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लगाएंगे श्लेष अलंकार। क्या लगाएंगे? श्लेष अलंकार। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? अनुप्रास, श्लेष, अन्योक्ति। तो प्यारे बच्चों सभी लोग देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो बेर और बेर 2 बार आया है ना, और जहां पे आपको देखो ध्यान से, थोड़ा सा पेज बैक हो गया है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। देखो ध्यान से, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बेर शब्द कितनी बार आया प्यारे बच्चों? बेर शब्द आपका आया है 2 बार। कितनी बार आया? 2 बार आया है। और एक बेर का अर्थ क्या होता है? समय। और एक बेर का अर्थ होता है फल, समय, सीमा और फल। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यमक अलंकार लगाएं। क्या लगाएंगे? एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों यमक अलंकार देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया था। अगली क्लास में इससे भी बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। एंजॉय करिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए मस्ती के साथ। हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह आपको मिलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हिंदी और मैथ के साथ आपकी सारी समस्याओं का निदान हम करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में ठीक इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। अब जितने बच्चे वीडियो को देख रहे थे, क्लास को अटेंड कर रहे थे, वो सभी लोग इसके अंत में अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे सब जगह इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आने वाली, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग।